हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी वॉरियर्स। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने मुगल एम्पायर के बारे में। और मुगल एम्पायर में सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। फॉर एग्जांपल कि मुगल जो एम्पायर था कब आया, उससे पहले कौन सा शासन था, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे भाई जो महत्वपूर्ण राजा हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली हम बात करते हैं महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में, तो कहाँ से कहाँ तक हम बात करते हैं? बाबर से लेके कहाँ तक? औरंगजेब तक बात करते हैं, है ना। उसके बाद तो हम इतना जानकारी लेते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल भी नहीं की थी। और हालांकि हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अंग्रेज जो थे उनका दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था। कब बढ़ा था? मेनली हम बात करते हैं कब बढ़ा था? 1757 में बढ़ा था। क्यों? क्योंकि 1757 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बारे में। तो हालांकि यहाँ पे हर एक मुगल के बारे में यहाँ पे जानकारी इकट्ठी करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्मली क्या हुआ, जैसे आपके एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुगल साम्राज्य से रिलेटेड, तो वो भी आपको बताते रहेंगे भाई ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा भी हम यहाँ पे जो नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस नोट्स में क्या है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। ठीक है, तो मैं मार्क करते हुए चलूंगा, तो उसको अपने माइंड में याद रखना कि भाई ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। राइट, तो इससे पहले हमने बेसिक पढ़ा था और ये थोड़ा हम क्या करेंगे अब एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। ठीक है, आज भी देखो हम बात करें कि आज भी हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। एसएससी में पढ़ते हैं, यूपीएससी में पढ़ते हैं, सीजीएल में पढ़ते हैं, काफी सारे एग्जाम्स में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अपने जो सीबीएसई का सिलेबस वगैरह है, जो क्लास 12 तक का है, वहां से उसको हटा दिया गया है ना। जिसने भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला और राजनीति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस साम्राज्य के शासकों ने भारत को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य बनाया। अपनी सांस्कृतिक सत्ता और धार्मिक सहयोग के बीच इस साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान अर्जित किया है। बिल्कुल किया है। अब देखो क्या है कि जैसे हम स्थापत्य कला के बारे में बात करें, है ना, स्थापत्य कला के बारे में बात करें, जैसे गुंबद वगैरह के बारे में बात करते हैं, जो मूर्ति वगैरह बनवाई, या फिर इन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद का निर्माण हम बात करते हैं तो भाई वो तो मंदिरों को तोड़कर इन्होंने निर्माण करवाया था, है ना। और हम बात करें कि भाई गौरवशाली इनका इतिहास रहा है, वो तो रहा ही है। क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े हैं, वो सारे युद्ध इन्होंने जीते भी है। और साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि हिंदुओं के साथ अत्याचार भी इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। और अत्याचार के मामले में अगर हम सबसे आगे रखेंगे तो किसको रखेंगे? औरंगजेब को रखेंगे, है ना, जिसने जबरन क्या किया है, लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया था उसने। मुगल राजवंश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में की गई। अब बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1526 से लेके 1530 तक था। बेचारा मर गया था, है ना, नॉर्मली मर गया था। कैसे मरा था वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना, कैसे मर गया था। ये एक चगताई तुर्क राजकुमार था और अपने पिता की ओर से तुर्क विजेता तैमूर और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। आपको याद रखना है कि ये जो बाबर था, या फिर मुगल साम्राज्य के बारे में बात करें तो ये किसके वंशज थे? पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे और माता की ओर से चंगेज खान थे। लेकिन ये अपने आप को तैमूर के वंशज ज्यादा बुलवाना पसंद करते थे। और जैसे हम यहाँ पे मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मुगल इन्होंने नाम नहीं दिया था अपने आप को। जब अंग्रेज यहाँ पर आए, 1600 में आए थे ना, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको मुगल नाम दिया। और उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली किसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं? मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वह नाम क्या पढ़ते? तैमूर के वंशज पढ़ते हैं ना, तैमूर साम्राज्य आप पढ़ते। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक नजर डाल लेते हैं मुगल वंश पर। जैसे यहाँ पे समय के बारे में बात करें, कब से कब तक था? 1526 जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा बाबर आ जाता है। और जब हम 1557 बात करते हैं तो यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय आ जाता है ना, बहादुर शाह द्वितीय सेकेंड आ जाता है। ठीक है, अब वहीं पे हम बात करते हैं भाषा। भाषा, अब इनमें ना एक और चीज थी। जैसे क्या था कि इन्होंने एक और चीज डिसाइड की हुई थी, जैसे बाबर वगैरह ले लो, तो इनकी जो दरबारी भाषा हुआ करती थी वही हुआ करती थी जो जहां से बिलोंग करते थे। और जो इनकी दरबारी भाषा को अच्छे से जानता था वो राजा के बहुत ज्यादा क्या होता था? करीब हुआ करता था। राजा उसको अच्छा पद दे देता था। या तो ऐसा बोल सकते हो कि जो उसकी बीवी है ना, बीवी जो है या फिर उसकी जो लुगाई है, उसके जो बिहार पर आप बोल सकते हो कि उसकी जो लैंग्वेज होगी, अगर उस व्यक्ति को भी वो लैंग्वेज आती है तो भी क्या होगा, वो राजा के बहुत ज्यादा करीब होगा। जैसे फारसी, जो कि क्या थी? दरबार की भाषा थी। जबान उर्दू है मौला, शासक वर्ग की भाषा थी। बाद में दरबार की भाषा की मान्यता इसको मिल गई। अरबी भाषा धार्मिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और चगताई की क्या थी? तुर्की भाषा थी, जो कि हम तैमूर के बारे में बात करते हैं, तैमूर वंशज।
राजधानी समय समय पर बदली थी, है ना। पहले क्या थी, आगरा थी, कंटिन्यूअसली आगरा रही है, इसको किसी ने नहीं बदला। लेकिन बाद में फतेहपुर सीकरी जो बदली थी वो किसने बदली थी, अकबर ने बदली थी। फिर लाहौर कर दी गई थी, क्योंकि लाहौर की तरफ से क्या बोल सकते हो झुंड आ रहा था, है ना, उसको रोकने के लिए लाहौर राजधानी परिवर्तित कर दी थी। फिर हमारी कौन सी हो गई, शाहजहानाबाद दिल्ली, ठीक है, लास्ट में हमारी कर दी गई थी। और आप बोल सकते हो आधिकारिक तौर पर हमारी दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, जॉर्ज पंचम और रानी मैडी ने किया था। ये कब किया था, 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था, उसी दौरान दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया था। यहां तक हमारी बेसिक जानकारी है। अब हम यहाँ पे मुगल शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो 1526 में कौन आया था, बाबर आया था, है ना। 1530 तक था, इसने टोटल कितने युद्ध लड़े, 4 युद्ध लड़े। फिर आया था 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 56। यहाँ पे 2 टाइम पीरियड तो हमारे को पता है किस लिए दिया हुआ है। पहला टाइम पीरियड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि भैया ये तो हार गया था, फिर भाग गया। फिर जब ये वापिस आया तो दूसरा टाइम पीरियड है, तो ये हुमायूं का है। उसके बाद 1556 से लेके 1605 जो कि अकबर का शासनकाल है, 1605 से लेके 1627 जहांगीर, 1628 से लेके 1658 शाहजहां। अगर पूछा जाए 2 ऐसे महत्वपूर्ण जो शासन करता है या फिर जो शासक है जिन्होंने सबसे लंबी अवधि के लिए शासन किया है, कौन कौन से हैं, एक तो अकबर है और दूसरा औरंगजेब है। इन्होंने टोटल 49 ईयर्स तक क्या किया, इन्होंने शासन किया है। यही तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको वो मुगल शासक बताना है जिन्होंने सबसे लंबी अवधि तक क्या किया है, शासन किया है। या तो आपको अकबर ऑप्शन देगा या तो औरंगजेब ऑप्शन देगा, दोनों में से एक ऑप्शन होंगे, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, बात क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं भाई यहाँ पर 1658 से लेके 1707 कौन सा है, औरंगजेब। वैसे मेनली हम यहाँ तक ही कंसिडर करते हैं, मेनली तो हमारा यहाँ तक ही है, क्योंकि बाद में हमारे को इतनी जानकारी इनकी मिलती नहीं है और इतना इंपॉर्टेंस भी हम इनको देते नहीं है, फिर भी हम इनको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, बाबर के बारे में बात करते हैं। तो 20 अप्रैल 1526 में, इससे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा एक बार हम गौर कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन था, दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले जो आया था, कौन आया था, कौन सा वंश आया था, पहला वंश आया था आपका गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आपका आया खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी और लोधी के बाद मुगल। ये सारे वंश है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो लोधी वंश में जो अंतिम शासक था वो कौन सा था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का युद्ध हुआ, जिसे कौन सा युद्ध बोला जाता है, पानीपत का युद्ध बोला जाता है। सबसे प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें बाबर जीत गया था। बाबर का जीतने का कारण ही अलग था, क्यों, क्योंकि बाबर के पास क्या था कि गोला बारूद था, नीति उसकी अच्छी थी। पहले क्या था कि अपनी सेना को ऐसे चारों तरफ बिछा लो, घेर लो, फिर सामने से प्रतिद्वंदी को आने दो, जब वो बीच में गिर जाएगा आक्रमण करो, हरा दो, काम खत्म। उसने यही नीति अपनाई। भारत में उसने 4 युद्ध लड़े, चारों के चारों उसने जीत लिए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, वैसे बाबर का जन्म भी जान लो कि भाई 14 फरवरी 1483 में, फरगना मतलब कहां पर हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था। पहला युद्ध इसने कब लड़ा था, 1526 में। 1526 में बाबर का युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ हुआ, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। आगे उसने दूसरा जो युद्ध लड़ा वो कौन सा युद्ध लड़ा, 1527 में, जिसे खानवा का युद्ध बोला जाता है। और खानवा का युद्ध इसने किसके साथ लड़ा, राणा सांगा। किसके साथ लड़ा, राणा सांगा। राणा सांगा भी इसमें हार गया। 1528 में चंदेरी की लड़ाई हुई, जिसमें क्या था, मेदिनी राय था। ये आप बोल सकते हो राजपूत की सत्ता को खत्म करने के लिए मेदिनी राय को हराया था इसने। ठीक है, फिर 1529 में, जिसे घाघरा या फिर घग्गर का युद्ध बोला जाता है, 2 अलग अलग नाम है, महमूद लोधी को इसने हराया था। महमूद लोधी कौन है, इब्राहिम लोधी का भाई है। इसने अफगान की सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा बाबर के साथ, लेकिन बाबर को फिर भी हरा ना पाया, क्योंकि गोला बारूद उसके पास ज्यादा था। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इसके बारे में जो हमारे को जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है। उन्होंने बाबर नामा, बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, बाद में जिसका नाम बदलकर तुजू के बाबुरी कर दिया गया। ठीक है, ये नाम है बात। अब्दुल रहीम ने इसे फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था, अगर पूछा जाए कि भाई यहाँ पे बाबर नामा का बाद में अनुवाद किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है अब्दुल रहीम द्वारा फारसी में इसका अनुवाद किया गया था। बाबर ने जिहाद की घोषणा और गाजी
खानवा के युद्ध के बाद पदवी धारण कर ली थी, मतलब यहाँ पे जिहाद और यहाँ पे जो गाजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक पद है जो कि किसने धारण कर ली थी? बाबर ने धारण की थी। तुजी के बाबरी के अनुसार बाबर की मृत्यु 1530 में लाहौर में हुई। उसे आराम बाग है ये, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टाइप था, आराम बाग आगरा में दफनाया गया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को कहां पे ले जाया गया? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, मतलब दो तरीके से हो जाएंगे कि अगर पूछा जाए कि भाई दिल्ली में या फिर भारत में बाबर की जो कब्र है वो कहां पर है, तो कहां पर बताओगे? आगरा बताओगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई भारत में वर्ल्ड में या फिर दुनिया में कि ये जो आपका बाबर है, बाबर की कब्र जो है कहां पर दफनाई गई है, तो कहां पर बताओगे? काबुल। तो सबसे पहले आगरा में उसको दफनाया गया, वहां से खोदा निकाला और वापस कहां पे दफना दिया कि भैया जाओ अपने बर्थ प्लेस पे जाओ, वहीं पे दफन हो जाओ। उसके बाद भैया कौन आ गए? हुमायूं आ गए, उनके पुत्र सुपुत्र। यहाँ पे 26 दिसंबर 1530, मतलब मृत्यु के बाद तो डायरेक्टली वही आएंगे, चले गए 17 मई 1540। फिर उसके बाद 22 फरवरी 1555 से लेके 27 जनवरी 1556। ये टाइम पीरियड हमारे को पता ना, ये युद्ध का टाइम पीरियड है जिसमें डिवाइड हो गया। यहाँ पे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 अफगानिस्तान के काबुल में ही हुआ था, ठीक है। काबुल वही जगह है जहां पर ये बाबर को दफनाया गया है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी या फिर दिल्ली में उसने क्या किया? अपना शासन संभाल लिया। और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर पर क्या किया? शासन किया। तो हम इसको इतना डीपली नहीं जाएंगे ना, क्योंकि इसके बारे में जानना भी नहीं है हमारे को, तो भारत के बारे में पढ़ना है। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य का बंटवारा किया ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में किसी तरह का युद्ध ना हो। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पना शहर की स्थापना, जहां एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया, और ये पुस्तकालय का निर्माण जो इसने करवाया था इसकी बड़ी गलती भी थी, है ना। बेचारा उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर गया हुमायूं। अब यहाँ पे हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले 1531 में जो इसने युद्ध लड़ा, कौन सा लड़ा था? देवरा का युद्ध लड़ा। हुमायूं का मुकाबला अफगानों से हुआ। इसमें अफगानों का नेतृत्व जो किसने किया? महमूद लोदी ने किया, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ? हुमायूं जीत गया। तो देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 में हुआ। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। ये युद्ध किसके साथ हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, ठीक है। हुमायूं को बुरी तरह से क्या कर दिया? उसने हरा दिया। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसे कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। यह युद्ध बिलग्राम या कन्नौज में लड़ा गया। इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदहाल और अस्करी भी थे। फिर भी इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से क्या कर दिया? हरा दिया। दो युद्ध आपको याद रखना है। पहला आपका चौसा का युद्ध, जो कि क्या हुआ? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं अकेला था, हार गया। दोबारा उसने युद्ध लड़ा, कौन सा? कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में। वही शेरशाह सूरी से बदला लेने के लिए लड़ेगा। उसके भाई भी आ गए, है ना। शेरशाह सूरी ने बोला कि भाई बुला ले अपने भाइयों को भी देख लूंगा, है ना, जो गुंडाई चलती है कि तू जानता है मेरा भाई कौन है ना। तो उसके भाई भी आए तो भी वो जीत नहीं पाया, ठीक है। जिसकी वजह से उसको क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी थी उसको छोड़कर अफगान भागना पड़ा, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध की सफलता के बाद शेरशाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष बिताए थे। उसके बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध किस लिए होता है? अब देखो क्या था कि भाई वो जो आपका शेरशाह सूरी था उसको हरा पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था उसके लिए। अकेले भी लड़के देख लिया और भाइयों के साथ लड़के भी देख लिया, दोनों में वो जीत हासिल नहीं कर पाया। अब जब मृत्यु हो गई किसकी? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका बेटा जब यहाँ पे आया तो उसे पता था कि भाई अब तो मैं जीत जाऊंगा आसानी से, ठीक है। तो वो वापिस उसने आक्रमण किया, जीत गया और दिल्ली सल्तनत पे वापिस आ गया। लेकिन वही 1556 में बेचारी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो पुस्तकालय इसने बनवाया था उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। बात क्लियर यहाँ तक? अब इसकी जानकारी हमारे को किससे पता चलती है? हुमायूंनामा से। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? इनकी बहन थी, है ना। अच्छा, क्या लगता है कि ये रक्षाबंधन भी मनाते होंगे क्या? नहीं ना। अच्छा चलो परिवार के बारे में बात करते हैं। हुमायूं की पत्नी का नाम हामिदा बानो था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर। अकबर ही महत्वपूर्ण था,
है ना। और कहीं ना कहीं हमारे को अभी अकबर के बारे में भी बात करते हैं, खत्म करने के बाद अकबर पे भी आएंगे। हुमायूं की मृत्यु 1556 में ईस्वी में दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, है ना। कभी कभी अच्छे कर्म भी बुरे कर्म में हो जाते हैं। बेचारे ने पुस्तकालय खुलवाया पढ़ने के लिए, पुस्तक तो पढ़ी नहीं लेकिन वहां पे मर जरूर गया। क्योंकि देखो अब जब वो आया, है ना, 40 तक तो वो युद्ध ही लड़ता रहा और फिर उसके बाद जगह छोड़ के जानी पड़ी। 1 साल के लिए वापिस आया, फिर सीढ़ियों से गिर के मर गया, तो पहले ही मर जाता। चलिए यहाँ पे कुछ हम महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मुगल काल में जो राजनीतिक विभाग थे वो क्या क्या थे, जैसे डिवाइड होता है ना, जैसे हमारे केंद्र में विभाग होते हैं सरकार के, है ना, तो इनमें भी क्या थे, कुछ विभाग थे। जैसे हम बात करते हैं दीवान है विजारत, मतलब जो वित्तीय मामले जो होंगे वो किसके द्वारा संभाले जाएंगे, दीवान है विजारत द्वारा। दीवान है अर्थ सैन्य मामलों का विभाग होगा। दीवान है क्या है रसालत, धार्मिक और विदेशी मामले। दीवान है नशा, शाही आदेश। दीवान है बरीद, डाक प्रणाली। दीवान है कजा, सम्राट के मुख्य न्यायाधीश। अब डाक प्रणाली भी उस समय 2 प्रकार की प्रचलित थी, एक अश्व और दूसरा पैदल। कौन सी, अश्व और दूसरा पैदल। कुछ नहीं, अश्व वाले पे 4 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा होता था बंदा, है ना, और पैदल वाले पे 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऐसी भाग भाग के जब वो पहुंचते थे तो जल्दी हो जाता था। ठीक है, तो इसका हमारे को किसने बताया था डाक व्यवस्था के बारे में, इब्न बतूता ने। ये मोहम्मद बिन तुगलक के उस शासन काल में आया था, याद रखना। चलो हमारे आगे भी अकबर। अब जहाँ पे जैसे मैं अकबर के बारे में बात करता हूँ तो अकबर के बारे में आपने सुना होगा कि अकबर ने ये किया है, अकबर ने वो किया, अकबर ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। ठीक है, हम बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को ये भी लगता है कि अकबर ने कहीं ना कहीं उसका निजी स्वार्थ भी था। वो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसने जजिया कर हटाया, सभी धर्म को एक साथ लाने का प्रयत्न किया, तो जनता उसको मान रही है। हर राजा चाहता है कि जनता उसको माने, और उसके बाद अगर वो कुछ रूल्स भी अप्लाई करता है तो जनता उसको कभी नकार ही ना पाए, नहीं हो पाएगा। जो तुम्हारी मदद कर रहा है, कंटिन्यूअसली तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम तो कह रहे हो कि भैया ये तो हमारा भगवान हो गया, और फिर उसी भगवान ने कोई नियम कायदे लगा दिए तो उसके बाद तुम नकार भी नहीं सकते हो। तो अकबर की भी कुछ इसी प्रकार की क्या थी, नीतियां थी। ठीक है, अब जैसे हम हरम के बारे में बात करते हैं, हरम तो सभी में था ना, हरम तो इसने बंद नहीं करवाया था, रोक तो नहीं लगवाई, हरम तो सभी में था। तुम्हारे को इतनी सारी बीवियां चाहिए, ठीक है, और उसमें भी हरम भी ऐसा था, लिटरली तुम बिलीव नहीं करोगे, इतनी सारी औरतें हैं, ठीक है, सभी को एक ही में ठूस रखा, उसमें मर्दों का जाना अलाउड ही नहीं है। मर्द कौन आएगा, वो भी डॉक्टर आएगा जब कोई स्त्री बीमार हो जाएगी। तो क्या होता था भाई, हरम में आए, बाहर जाने की अनुमति नहीं थी कि भाई राजा की है वो सारी स्त्रियां, बाहर जाएंगी तो कोई नजर लगा देगा या फिर कोई और उठा के ले जाएगा, तो हिम्मत तो वैसी भी नहीं होती। ठीक है, बस ये राजा ये चाहता था कोई उसको देखे ना, तो एक ही जगह बंद करके रखते थे, जिसे हरम बोला गया, है ना। चलो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर जी का पूरा नाम है ये, ठीक है, क्या है, अबुल फतेह क्या है, अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है। और इनका जो बायोग्राफी हमारे को किसमें मिलती है, अकबरनामा में हमारे को इनको इनकी बायोग्राफी देखने को मिलती है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में, जो आज का क्या है पाकिस्तान में हुआ था। 1556 में मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने क्या किया, शासन संभाल लिया था। 13 वर्ष की आयु में ही यहाँ पे कलानौर में अकबर का क्या हुआ, राज्यभिषेक हुआ। हुमायूं के बाद एक रेजिमेंट बैरम खां ने भारत में युवा सम्राट की मदद की और भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया। किसने करवाया था सॉरी। तो यहाँ पे हुमायूं के बाद जो जो रेजिमेंट थी वो किसके हाथ में थी, बैरम खां के हाथ में थी। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं कि 13 साल में जब ये शासन पे आया, राजगद्दी पे बैठा, तो सिंपल सी बात है कि भाई जो हुमायूं था वो थोड़ा सा जल्दी मर गया, है ना, उसकी वो एज नहीं रही होगी। तो बैरम खां की मदद से इसने क्या किया, 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी पे बैठ गया, और 13 साल में जब ये राजगद्दी पे बैठा तो बैरम खां ने इसकी क्या करी, मदद करी। क्योंकि 13 साल का बच्चा कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकता है, फिर राज्य पे नहीं, राज्य नहीं कर सकता, आप बोल सकते हो। तो बैरम खां की मदद से इसने क्या किया, युवा सम्राट की मदद की और मुगल साम्राज्य को क्या किया, मजबूत किया। उसके बाद सबसे महान शासकों में कंसीडर किया जाता है अकबर को, है ना। कहीं पे भी हम बोल सकते हैं भाई अकबर था, कुछ ना कुछ उसने अच्छे कार्य भी किए, है ना। दीन इलाहा के बारे में हम बात, इलाही के बारे में बात करते हैं, इबादत खाने के बारे में बात करते हैं, या फिर जजिया कर के बारे में बात करते हैं, तीर्थ कर के बारे में बात करते हैं। अकबर ने कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन किया था। अब यहाँ पे अकबर द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध
जैसे 1556 में बैरम खान की मदद से पानीपत का दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो किसके साथ हुई थी? हेमू के साथ। 13 वर्ष की उम्र में ही उसने पहली लड़ाई लड़ी थी। अब जब हम बात करते हैं 1556 में ही आया था वो, और 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, है ना। यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है जिसमें एक मैडम पढ़ाती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है पानी के युद्ध में, है ना। वो अकबर का युद्ध पता नहीं किस किस के साथ जोड़ देती है, इब्राहिम लोधी के साथ, पता नहीं किस किस के साथ। तो हमारे को तो पता ही है कि सेकंड पानीपत का जो युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था? हाँ, 1561 में बाज बहादुर को हराकर मालवा को विजय किया अकबर ने। 1568 में गढ़ कटंगा रानी दुर्गावती द्वारा शासित किया जाता था, जो कि चित्तौड़ था। चित्तौड़ पर भी इसने क्या किया? शासन हथिया लिया। 1569 रणथंभौर और कालिंजर पर उसने क्या की? विजय की। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले भी आपको बताया था। उसके बाद 1572 अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और उसे किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, और मामूली लड़ाई के बाद अहमदाबाद पर मुगलों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। उसके बाद करते हैं भाई हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण 1576 का, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध है ना। बहुत बार आपने सुना भी होगा। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मानसिंह और आसफ खान की मिलीजुली सेना के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप एक तरफ, मानसिंह और आसफ खान एक तरफ। ये अकबर के नेतृत्व में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अकबर ने डायरेक्ट महाराणा प्रताप से लड़ाई नहीं की कभी भी, ठीक है। उसके नेतृत्व में जो उसके लोग थे उन्होंने लड़ाई की, लेकिन महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए थे। यह युद्ध अरावली घाटी के पास एक घाटी में लड़ा गया, क्योंकि यहाँ की भूमि पीली थी, इसी कारण इसे क्या बोला गया? हल्दी घाटी का युद्ध बोला गया। इस युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई, परंतु मानसिंह ने इसी पूरी तरह से नहीं जीत सका, ठीक है। पूरी तरह से जीतने का मतलब है कि तुम उस जगह को ही हथिया लेते हो, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, जब उसकी मृत्यु हुई थी तो अकबर उसकी उस पे गया था, है ना, वो कंडोलेंस देने, आप बोल सकते हो वो शोक प्रकट करने। और शोक प्रकट करने इसलिए गया था कि उसको थोड़ा सा दुख था, ठीक है, कि मेरे से ये कभी नहीं हार पाए। राणा प्रताप बगल में चावल नामक स्थान पर चले गए और उसे अपनी राजधानी क्या किया? बना लिया। वहीं पर धनुष प्रत्यांशा चढ़ाते समय चोट लगने के कारण 1597 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। आप बोल सकते हो कि चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई, किसी लड़ाई में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। या फिर कहीं कहीं ऐसा भी बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं मिथ है या फिर फैक्ट है, ऐसा भी बोला जाता है कि इन्हीं के किसी साथी ने क्या किया था? इनको जहर दिया था, ठीक है। या तो चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, तो आप अभी यहीं पे चलेंगे जो हमारे नोट्स हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो चोट लगने के कारण क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। 1586 के बारे में बात करते हैं, कश्मीर विजय के बारे में। अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए राजा भगवान दास को भेजा, ठीक है। अब देखो हिंदू वाले को भगवान दास को भेजा, जो कि उसी के साथ अकबर के साथ मिला हुआ है। अच्छा, वो भगवान दास औरंगजेब में नहीं थे, है ना, तो भगवान दास नहीं होते, ये औरंगजेब के दास होते। जिस समय अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण किया, उस समय कश्मीर का जो राजा था उसका नाम था यूसुफ खान, जो कि अत्यंत अत्याचारी और धर्मांध था। जबरदस्ती आप बोल सकते हो धर्मों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जिसका नाम यूसुफ खान था। भगवान दास यूसुफ खान को पराजित कर कश्मीर को काबुल प्रांत का एक भाग बनाकर अपने अधीन उन्होंने कर लिया। मतलब बोल सकते हो कि अकबर ने जो भगवान दास को भेजा वो इसलिए भेजा कि भैया जाओ, यूसुफ खान जो है कश्मीर पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है धर्म पे, ठीक है। तो जो यूसुफ खान था उसको हरा दिया किसने? भगवान दास ने, ठीक है। और भगवान दास ने क्या किया? उसको कश्मीर को काबुल प्रांत में जोड़ दिया। उसके बाद हम बात करते हैं भाई 1593 सिंध पर विजय उन्होंने हासिल की। 1586 आसिरगढ़ का विजय, आसिरगढ़ का शासक मीर बहादुर पर उन्होंने क्या करी थी? विजय प्राप्त करी थी। आसिरगढ़ का जो राजा है उसका नाम है, यह अकबर का अंतिम विजय थी। अकबर द्वारा आप बोल सकते हो जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई वो कौन सा था? आसिरगढ़ का। तो ये भी याद रखना कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अकबर, देखो हम बीच के बारे में तो बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा अपर लेवल का हो जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक के बारे में बात करें, जो क्वेश्चन पुट हो सकता है कि भाई अकबर द्वारा कौन सा युद्ध, अकबर का कौन सा अंतिम युद्ध था, ठीक है। तो हमारे को याद रखना कौन सा था? आसिरगढ़ का, ठीक है, जो कि कब लड़ाया गया था? 1586 में। अब हम बात करते हैं 1572 में गुजरात पर उन्होंने जीत हासिल की थी। गुजरात पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अकबर ने हरका भाई, जोधा भाई के रूप में भी इनको जाना जाता है, सुना होगा, है ना, अकबर जोधा,
जोधा अकबर, उल्टा सीधा जो भी है, ठीक है। उनसे उन्होंने क्या किया, निकाह किया, जो राजपूत शासक भारमल की क्या थी, बेटी थी। फिर आगे हम बात करते हैं भाई, इन्होंने जो टैक्स वगैरह जो उन्होंने हटाए वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने जजिया कर हटाया था 1564 में। जजिया कर है क्या, क्या है भाई, जो गैर मुसलमान लोग हुआ करते थे, जो उनपे टैक्स लगाया जाता था, वो क्या था, जजिया कर था। आगे जाके जहांगीर ने इसको दोबारा स्टार्ट भी कर दिया था, ठीक है। जजिया कर जो था वो क्या था कि जजिया कर गैर मुस्लिम वाले लोगों से लिया जाता था, और जो गैर मुस्लिम लोग हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था, जिम्मी बोला जाता था, याद रखना। आगे बात करते हैं इबादत खाना, इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। इबादत खाना एक प्रार्थना का हॉल होता है। इबादत खाना में विश्वास था, इसलिए फतेहपुर सीकरी में सुलह कुल, सभी के लिए शांति। सुलह कुल का मतलब होता है जैसे होते हैं ना कॉम्प्रोमाइज, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, बोलो भाई कॉम्प्रोमाइज कर लिया, छोड़ना, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि दो के बीच में लड़ाई हो गई, हम बोल रहे हैं सुलह कर लो ना, काम खत्म करो ये वाली। तो सुलह कुल का मतलब कि भाई शांति बनाए रखना, सुलह कुल है, ठीक है। डिग्री ऑफ इनक्लिबिलिटी 1579 जारी किया। धार्मिक दीन इलाही 1582 का आदेश दिया। बीरबल ने सबसे पहले इसे गले लगाया था। आप बोल सकते हो दीन इलाही ने क्या किया था, दीन इलाही को बीरबल ने ही इसे एक्सेप्ट किया था, बाकी आगे बढ़ नहीं पाया था, ठीक है। बीरबल ने ही एक्सेप्ट किया लेकिन आगे ये बढ़ नहीं पाया। महानता और सेना को संगठित करने के लिए भू राजस्व प्रणाली, जिसे टोडरमल, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस टाइप है, इसे टोडरमल याद रखना है, टोडरमल बंदोबस्त या फिर जब्ती कहा गया। भूमि का वर्गीकरण और किराए का निर्धारण और मनसबदारी प्रथा, जो कि रैंक निर्धारण की शुरुआत की। अब देखो यहाँ पे महानता आप बोल सकते हो, देखो टैक्स तो लेगा ही लेगा, टैक्स पे तो वो हटा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हटा सकता, अगर टैक्स हटा देगा उसका साम्राज्य चलेगा कैसे, नहीं चल पाएगा, साम्राज्य ठप हो जाएगा। भाई साम्राज्य चलाने के लिए टैक्स तो लेगा, तो जितनी बड़ी जमीन उतना ज्यादा टैक्स, क्योंकि खेती भी उतनी होगी भाई, सिंपल सी बात है। तो अभी भी तो वैसे ही होता है। मनसबदारी प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट करी थी, रैंक जो था, है ना, किस रैंक पर होगा कौन व्यक्ति। उसके बाद हम बात करते हैं भाई यहाँ पे टोडरमल जो था वो क्या था, ये टैक्स के लिए था, ठीक है। 27 अक्टूबर 1605 में 5 को पेचिश के कारण, ये एक बीमारी है, ठीक है, उसके कारण क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। उनका शव आगरा के सिकंदर स्थित उनके मकबरे में क्या कर दिया गया, दफनाया गया। क्यों, बीमार हो गए, ठीक है। इसके बाद कौन आया अकबर के बाद, जहांगीर आया। तो जहांगीर क्या था, उसको सत्ता पहले लेनी थी, उसको सत्ता पहले लेनी थी, है ना। तो इसलिए क्या किया भाई, उसको भी उसने क्या कर दिया, जेल में डलवा दिया अकबर को। आप बोल सकते हो उसकी मृत्यु अच्छी नहीं हुई थी, जेल में ही उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आगरा का जो ताजमहल है किसने बनवाया था, शाहजहां। उसकी मृत्यु भी थोड़ी सी खतरनाक है, हमने बात की थी ना। फिर यहाँ पे कौन आ गया हमारा, इसके बाद जहांगीर आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं भाई यहाँ पे कुछ अकबर द्वारा मुख्य कार्य करवाए गए, क्या क्या इनके द्वारा कार्य थे। जैसे युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाना, युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाना, उनकी पत्नियों और बच्चों को बेचना आदि की पुरानी प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। जैसे क्या था कि युद्ध कर लिया, युद्ध में क्या हुआ कि जो जगह उनके द्वारा जीत ली जाती थी, ये हमेशा से हुआ है कि अगर राजा कोई जगह जीत लेता था तो जीत लेने के बाद उधर की जो प्रजा थी वो गुलाम हुआ करती थी फिर। लेकिन अकबर ने ये प्रथा खत्म कर दी थी, अगर वो जगह जीत जाता था तो वो लोगों को गुलाम। आपने पालक महामंगा की अगुवाई में हरेम पार्टी का नियंत्रण से क्या की, मुक्त की, ठीक है, एक पार्टी है। उसके बाद आप बोल सकते हो तीर्थ कर को उसने रद्द किया, तीर्थ कर को, ये इंपॉर्टेंट है, तीर्थ कर को रद्द किया कब, 63 में। जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की जो बोल सकते हो स्थापना किया, उसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया, कब किया, जीत हासिल करने के बाद। इबादत खाने की स्थापना जो स्थापना की थी वो कब करी थी, 1575 में। इबादत खाना मतलब आराधना घर, ठीक है। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की क्या थी, अनुमति थी, क्योंकि सुलह कुल भी किया था। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वहां पे वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा, ठीक है। उसके बाद मजहर की उन्होंने क्या करी थी, घोषणा की थी। मजहर तो सभी को पता है। दीन इलाही की स्थापना उन्होंने कब की थी, 1582 में। दीन इलाही का मतलब क्या है,
अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई मुगल सम्राट द्वारा क्या किया गया, भाई सभी धर्मों को एक माना गया। क्या माना गया? और साथ ही साथ कि भाई दीन इलाही में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी बुरे कर्म होते हैं, ठीक है, सबकी उन्होंने मनाही कर दी। ठीक है, बुरे कर्म तो हमारे को सभी को पता है ना कि नेगेटिविटी जितनी भी होते हैं, जो औरतों पे अत्याचार वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे कार्य उन्होंने क्या कर दिए? बंद करवा दिए। इलाही संबंध की उन्होंने क्या की? शुरुआत की। इलाही संबंध का मतलब क्या है? इलाही संबंध का मतलब है जैसे हिंदू और मुस्लिम का जो कैलेंडर था, हिंदू और मुस्लिम का जो कैलेंडर था, दोनों को मिक्स करके उन्होंने जो कैलेंडर बनाया, उसे इलाही संबंध बोला जाता है। तो इलाही संबंध की जो शुरुआत की अकबर ने ही की थी, और कब की थी? 1583 में। तो यहाँ पे कुछ मेनली आपको याद रखना है, जैसे क्या? तीर्थ कर, जजिया कर, तीर्थ कर, जजिया कर, इबादत खाने की स्थापना आप बोल सकते हो, दीन इलाही, इलाही संबंध, और लाहौर को जो उसने राजधानी बनाई थी वो कब बनाई थी। ठीक है, ये आपको सारा का सारा जानना है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे अकबर हमारा क्लियर, जो हमने महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी। चलिए अभी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अकबर द्वारा और भी कार्य करवाए गए। कार्य जैसे हम बात करते हैं कि अकबर के 9 रत्न तो आपने सुने होंगे, अकबर के 9 रत्न थे, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तो भाई अबुल फजल, तो आपको याद रखना है अबुल फजल क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक इतिहासकार है। आप बोल सकते, इतिहासकार नहीं आप बोल सकते, वो लिखने वाला, जो इतिवृत्त जो लिखा अकबर का, अकबरनामा आप बोल सकते हो। अकबरनामा जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? राइटर बोल सकते हो, राइटर था। ठीक है, उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। अकबरनामा 3 जिल्द में है। किसमें? 3 जिल्द में है। ठीक है, मतलब उसके जीवन काल के बारे में, स्टार्टिंग से लेके राजगद्दी से पहले, राजगद्दी का पूरा, ठीक है, उसके बाद आपकी आईने अकबरी आ जाती है। ठीक है, आईने अकबरी जो है आपको फसलों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, और उसके बारे में, अकबर के बारे में, उन्होंने दक्कन के युद्ध में मुगल सेना को दक्कन के युद्ध में मुगल सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया। किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल के बारे में बात करें इसे, अबुल फजल ने, जो दक्कन का युद्ध हुआ तो मुगल सेना का नेतृत्व तो अबुल फजल ने ही किया था। शहजादा सलीम के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने उसकी क्या कर दी थी? अबुल फजल बेचारा एक तो काम करवा रहा है ना, इतिवृत्त लिखा अकबर का, और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे शहजादा जो सलीम था, सलीम के कहने पर, एक्चुअल में ये फैक्ट है, ठीक है, जो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई सलीम के कहने पर ही क्या हुआ कि यहाँ पे अबुल फजल की क्या हो गई? मृत्यु करवा दी गई। किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला द्वारा। फिर इसका हमारा अगला जो शिष्य आता है वो कौन होता है? अब्दुल हामिद लाहौरी, है ना, जो कि क्या लिखता है? बादशाह नामा लिखता है ना। उसको भी 3 जिलों में ही डिवाइड किया है ना, चंद्रवर्षों में आप बोल सकते हो, चंद्रवर्षों में, 10 चंद्रवर्षों में उसको डिवाइड किया गया। और उसने यही बोला था कि भाई अकबरनामा जैसे लिखा है वैसे ही मेरा भी करो। उसके बाद हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा मिस टाइप है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तानसेन पे आ जाते हैं सीधा। तानसेन तो आपने नाम सुना भी होगा, है ना। उन्होंने राजा रामचंद्र के दरबार में एक महान संगीतकार के रूप में क्या किया था? कार्य किया था, जिन्होंने उन्हें तानसेन की उपाधि दी। उनका जन्म यहाँ पे तन्ना मिश्रा के रूप में हुआ था। अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी। ऐसा माना जाता है कि वह राग, मतलब जब वो बजाते थे तो दीपक, लेकिन ये फैक्ट है नहीं है, हमारे को इतना नहीं पता ना। फिर यहाँ पे बीरबल के बारे में बात करते हैं, राजा तोडरमल के बारे में, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खानन, मिर्जा अजीज को, ये सारे कौन है? नवरत्न है। आगे हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में, राइट। तो अकबर की बात कौन आया? जहांगीर। अकबर की मृत्यु कब हो गई? 1605 में, है ना, वो बीमार हो गया था, बीमार के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। जहांगीर का असली नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम। सलीम ने ही मरवाया था वीर सिंह बुंदेला द्वारा, किसको? अबुल फजल को। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे चिश्ती हुआ करते थे ना, ये खानका में वैसे हुआ करते थे, है ना। खानका, खानका पता है ना, वैसे खानका का मतलब क्या होता है? आश्रम होता है। क्या होता है? आश्रम होता है। अब यहाँ पे इनकी पत्नियां, पहला विवाह सॉरी आमेर के राजा भारमल की पुत्री ये मान सिंह की बहन में मानबाई के साथ हुआ। यहाँ पे
मान भाई खुसरो का जन्म, सॉरी यहाँ से स्किप कर दो, उनके साथ यहाँ पे इनका जन्म हुआ। दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ। इससे खुर्रम खां शाहजहां का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जो कि आगे शासन करेंगे। फिर नूरजहां मेहरुनिसा उर्फ नूरजहां का जन्म 1577 ईस्वी को कांधार में हुआ। नूरजहां का पिता का नाम क्या था, मिर्जा गियास बेग या फिर एतमादुद्दौला इतमुद्दौला, जो भी है, ठीक है, इसको स्किप करो, बहुत ज्यादा खतरनाक नाम है। ठीक है, नूरजहां का विवाह अली कुली इस्ताजुल शेर अफगान से हुआ, जो शेर अफगान जहांगीर का चाकर था। यहाँ पे ये यहाँ से स्किप करो, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन खां या फिर बंगाल के नवाब आप बोल सकते हो। एक शेर अफगान के आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों मारे गए, नूरजहां क्या हो गई, विधवा हो गई। नूरजहां जो है उसका पहला विवाह जो था और किसी के साथ हुआ, किसके साथ, अफगान, है ना, अफगान जो राजा था उसके साथ इसका विवाह हुआ था, लेकिन वो जब मर गया तो उसके बाद क्या हो गई, ये विधवा हो गई। 1611 में मीना बाजार में जहांगीर की नजर नूरजहां पर पड़ी और नूरजहां के साथ प्रेम में पड़ गया और उससे शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरू को नूर महल या फिर नूरजहां एवं बेगम बेगम का, बादशाह बेगम का उन्होंने क्या दिया, नाम दिया। किसने दिया, इनको भी प्यार हो जाता है ना, तो प्यार में पड़ गया ये भी, है ना। नूरजहां से विधवा हो गई थी, चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया, है ना, विधवा को सहारा दे दिया इसने। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई, जहांगीर द्वारा जो लड़े गए युद्ध है कौन से हैं, मेवाड़ अभियान। राजस्थान में मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो स्वतंत्र बना हुआ था, कौन सा, मेवाड़। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने कई सैनिक अभियान भेजे। मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान शाहजादा खुर्रम या फिर शहजादा खुर्रम कहाँ बोल सकते हो, उसके नेतृत्व में हुआ। अभियान में मेवाड़ के शासक अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि हुई। अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर लिया, आप बोल सकते हो। मेवाड़ का जो युद्ध हुआ था ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो मेवाड़ के युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ पे खुर्रम खां जब उसे लड़ाई के लिए गया, हालांकि वो बहुत ज्यादा उत्तेजित था कि उसको मेवाड़ जो था वो चाहिए था, क्योंकि मेवाड़ पूरी तरह से स्वतंत्र चल रहा था, उस पर किसी का आधिपत्य था ही नहीं। तो वो चाहता था कि भाई मेवाड़ मेरे कब्जे में आ जाए। खुर्रम खां गया वहां पे, उसने किसके साथ, जो मेवाड़ का राजा था अमर सिंह, उसके साथ उसने संधि की। संधि करने के बाद जब उसने हामी भर दी कि ठीक है कि मैं मुगलों के अधीन ही ठीक हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि अगर पूछा जाए कि जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है, तो जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है, मेवाड़ अभियान की, ठीक है। कांगड़ा, कांगड़ा का दुर्ग पंजाब में स्थित है और हिंदुओं के अधिकार में था। यह पंजाब का सबसे सुदृढ़ दुर्ग था। सुदृढ़ मतलब समझते हो ना, प्रोस्पेरिटी आप बोल सकते हो, मतलब समृद्ध वगैरह आप बोल सकते हो, अच्छा था, है ना, फल फूल रहा था। जहांगीर ने 1615 में पंजाब के गवर्नर मुर्तजा खां को कांगड़ा पर आक्रमण करने भेजा, परंतु मुर्तजा खां दुर्ग को नहीं जीत सका। दुर्ग है ना हमारा, दुर्ग और निचला हमारे को पता है पहले से डिवाइड होता था, और उसकी मृत्यु हो गई। इस पर जहांगीर ने सुंदर दास को भेजा जो राजा विक्रमादित्य बघेला के नाम से प्रसिद्ध था। 1620 में राजा विक्रमजीत बघेला ने किले की घेरेबंदी की तथा अपने अधिकार में ले लिया और कांगड़ा के साथ चंबा ने भी मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली। आप बोल सकते हो फिर कांगड़ा जो था वो किसके साथ हुआ, विक्रमादित्य बेगला जो था वो जब गया दूसरी बार, और उसने क्या किया कि यहाँ पर ये जो कांगड़ा था उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पे भेरवाल का युद्ध है ये। जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को भेरवाल जलंधर के निकट पराजित किया और अंधा करवा दिया। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, आपको पता होगा, यहाँ पे समझिएगा कि भाई जहांगीर के पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया, जहांगीर के पुत्र ने खुसरो के साथ विद्रोह कर दिया। और जो खुसरो थे उनकी जो सहायता की थी वो किसने की थी, अर्जुन देव ने की थी, जो कि 5वें गुरु थे। जब खुसरो को हरा दिया गया, उसी के आप बोल सकते हो दंड के रूप में जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको क्या कर दिया गया, मार दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया राजा के उसमें, ठीक है, खिलाफ, इसलिए क्या कर दिया, उनको मार दिया गया, उनको फांसी पे लटका दिया गया। तो यहाँ पे खुसरो की सहायता करने में शामिल अन्य व्यक्ति को भी सजा दी गई। उन्हें अब्दुल रहीम खाने खाना को कठोर यातनाएं, नूरजहां के पिता क्या है इतिमुद्दौला को कैद कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शरीफ की, उसके जो बेटे थे उनकी मौत कर दी गई। मतलब आप बोल सकते हो जितने भी खुसरो के साथ जुड़े हुए थे सभी के क्या कर दिया, उसने मरवा दिया। बात क्लियर है यहाँ तक, जहांगीर तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ तक हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे सेकंड पार्ट में, जो कि हमारा मुगलों का ही होगा। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास गाइस।